तो वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम फिर से बात करने वाले मेरे भाई बैक एंड डेवलपमेंट के ऊपर। बैक एंड डेवलपमेंट के अंदर ये मेरी तीसरी वीडियो है Node.js के ऊपर। इस तीसरी वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं एफएस मॉड्यूल को। लास्ट दो वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया है कि इंट्रोडक्शन क्या होता है Node.js का, और उसके बाद वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया कि मॉड्यूल सिस्टम कैसे काम करता है Node.js का। इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि कैसे एफएस मॉड्यूल काम करेगा, फाइल सिस्टम मॉड्यूल जिसको हम बोलते हैं, कि कैसे आप फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे भेजोगे, रीड, राइट, अपेंड, अनलिंक, ये चार चीजें होती हैं फाइल के साथ आप जो कर सकते हैं। मतलब कि रीड करना, राइट करना, अपेंड करना, उसके अंदर कुछ नया ऐड करना। अनलिंक का मतलब होता है डिलीट करना। सिंक्रोनसली, एसिंक्रोनसली कैसे आप फाइल्स को हैंडल करोगे, ये सारी चीजें जो हैं आज हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं, एसिंक्रोनसली प्लस सिंक्रोनसली। ठीक है, अब अगर आपको ये टीचिंग समझ आ रही है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो देन यू शुड ट्राई माय पर्सनल मेंटरशिप। जाइए, गूगल फॉर्म लिंक है मेरे फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स का डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाइए उसको भरिए, मैं तुम्हें पर्सनली कॉन्टैक्ट करूंगा फॉर दैट कोर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। समझते हैं कि एफएस मॉड्यूल कैसे काम करता है और एफएस मॉड्यूल काम क्या करता है वो भी समझते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन सी माय स्क्रीन। ठीक है, देखिए जैसे कि एफएस मॉड्यूल है, एफएस मॉड्यूल में जैसे मैंने आपको बताया कि जो एफएस मॉड्यूल है वो फाइल सिस्टम के लिए है। लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक फाइल है, अभी हम टीएक्सटी फाइल के साथ काम करेंगे, वैसे आप इमेज हो गया, वीडियो हो गया, जिसके साथ भी आप काम करना चाहो कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप कितना क्यूरियस हो चीजों को पढ़ने के लिए। ठीक है, मैं आपको टेक्स्ट फाइल के साथ समझाऊंगा। टेक्स्ट फाइल इजी टू अंडरस्टैंड रहेगी फॉर यू एज अ बिगिनर। ठीक है, तो एफएस मॉड्यूल हम समझेंगे कि कैसे एक टेक्स्ट फाइल जो है उसको आप रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो। ठीक है, सिंक्रोनसली अभी हम करके देखेंगे और एसिंक्रोनसली हम करके देखेंगे। ठीक है, एफएस मॉड्यूल से सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि हम कैसे फाइल्स को रीड कर सकते हैं। जैसे कि मेरा ये index.js है, अभी तक एक्चुअल सर्वर डेवलपमेंट चालू नहीं हुई है। सर्वर डेवलपमेंट तब चालू होगी जब आप एक एपीआई बना लोगे। ठीक है, उससे पहले का जितना भी है मैं सब बेस जो भी है बेस क्लियर करा रहा हूं आपको। ठीक है, अब एफएस मॉड्यूल को अगर आप यूज करते हो तो उसके अंदर एक सिस्टम होता है। पहले आपको क्या करना है, एफएस को इंपोर्ट कर लेना। इंपोर्ट करने के लिए आपको, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, कि हमारे जितने भी ये एफएस मॉड्यूल्स हैं या फिर जितने भी Node.js मॉड्यूल्स हैं, ये क्या करते हैं, हमारे मॉड्यूल सिस्टम के अंदर, मैंने आपको जो लास्ट वीडियो दी थी उसके अंदर समझाया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये कॉमन जेएस मॉड्यूल सिस्टम ही यूज कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे कॉमन जेएस का यूज करेंगे, रिक्वायर करेंगे हम यहाँ पे एफएस को। ठीक है, अब एफएस को मैंने यहाँ पे रिक्वायर कर लिया, एफएस मेरा यहाँ पर आ भी चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एफएस पे यूज करूंगा रीड फाइल ऑपरेशन। और रीड फाइल के अंदर आपको तीन चीजें बतानी होती है। फर्स्ट चीज कि आपको कौन सी फाइल रीड करनी। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक sample.txt फाइल बनाया जिसके अंदर इतना सारा डेटा है, मैं इतने सारे डेटा को क्या करूंगा, एक साथ रीड करूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट चीज के अंदर क्या बताना है मुझे कि कौन सी फाइल है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ./sample.txt, और उसके बाद आपको बतानी पड़ेगी कि एनकोडिंग क्या है, कि फाइल सिस्टम जब रीड करेगा तो किस फॉर्मेट में वो रीड करेगा, उसकी डेटा की एनकोडिंग क्या होगी। तो बाय डिफॉल्ट UTF-8 रहती है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप UTF-8 लिखो यहाँ पे, सीधा काम चलाओ। तीसरी चीज होती है कि अगर ये रीड फाइल जब हो जाएगी उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन चलेगा, तो वो कॉल बैक फंक्शन आपको यहाँ लिखना होता है। आप यहाँ पे एरो फंक्शन मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, नहीं तो आप यहाँ पे एक नॉर्मल फंक्शन लिख के भी यहाँ पे वो भी पास कर सकते हो, वो भी कोई भी दिक्कत नहीं है, उस पर भी चल सकता है। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन पास कर दिया, सेम ही है, मतलब एक फंक्शन देना है इसे। ठीक है, ये समझ लो कि एक फंक्शन चाहिए इसे। अब बाहर लिख के उसका नाम पास कर दो, वो भी ठीक है। ऐसे मैंने लिख दिया, ये भी ठीक है। इसको शॉर्ट हैंड एरो फंक्शन बोलते हैं, अगर आपको ना पता हो तो। ठीक है, इसके अंदर अब दो चीजें आएंगी, फर्स्ट इज एरर और डेटा। लेट्स सपोज कि रीड करने के बाद कोई एरर आ गया या फिर रीड करते टाइम कोई एरर आ गया, तो वो इसके अंदर चले जाएगा, और जो एक्चुअल डेटा है जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो किसके अंदर जाएगा, डेटा के अंदर। ठीक है, अब लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर कंसोल लॉग कर देता हूँ डेटा, और साथ में मैंने क्या कंसोल कर देना है यहाँ पे, एरर भी। ठीक है, मैंने यहाँ पे डेटा और एरर दोनों को यहाँ पे क्या कर दिया, कंसोल कर दिया। अब अगर मैं टर्मिनल को यहाँ पर ओपन कर देता हूँ, सेशन 3 पर डायरेक्टली मैं ओपन कर देता हूँ यहाँ पे टर्मिनल को, इंटीग्रेटेड टर्मिनल, देन आप यहाँ पे अगर आप चलाते हो node index.js को मैंने यहाँ पे चलाया, तो इसने देखो क्या करा, डेटा को रीड करा और लास्ट में एक नल दे दिया है ना। नल क्यों दिया इसने लास्ट में, नल इसलिए दिया क्योंकि कोई एरर नहीं आया, और हमने कंसोल करके देखा था एरर को, तो एरर नहीं आया, तो ऑब्वियसली इसने नल दे दिया उसकी जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपली एक इफ एल्स स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ एरर, देन हम क्या करेंगे, थ्रो एरर, उसको थ्रो कर दो, एल्स हम क्या करेंगे, डेटा को सिंपली हम रीड करने पे ध्यान देंगे। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब ये जो तरीका था ये किस लिए था, ये था रीडिंग करने के लिए। ओके, तो हमारे पास सेकंड फंक्शन होता है राइट करने का, तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ fs.write फाइल ऑपरेशन। राइट फाइल ऑपरेशन के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, सेम अगेन, कि कहाँ पे राइट करना है, आप उस फाइल का नाम यहाँ पे बता सकते हो। एक और चीज, ये राइट फाइल है। ठीक है, तो अगर फाइल का नाम आपने बताया और वैसी फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो ये ऑटोमेटिकली वैसी फाइल बना देगा। ठीक है, तो sample.txt आपने लिखा, ./sample.txt, और साथ में फिर आप बताओगे कि आपको
को क्या राइट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यू डेटा। और जैसे कि आप जानते हो इसके अंदर सैंपल डॉट टेक्स्ट के अंदर इतना सारा डेटा है, बट मैंने इसको सारा कॉपी कर रखा है। तो मैंने क्या करा यहाँ पे न्यू डेटा को यहाँ पे रखा, ठीक है। न्यू डेटा ये समथिंग लाइक ये टेक्स्ट जो है वो ओवरराइट हो जाएगा जो भी पुराना डेटा है उसके साथ, ठीक है। तो राइट फाइल ऐसे काम करेगा। साथ में क्या जाएगा, एक कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन क्यों जाएगा, ये रहेगा एरर के लिए। अगर लेट्स सपोज कोई एरर आ जाता है तो उस एरर को डिटेक्ट करने के लिए ये काम करने वाला है, ठीक है। तो कौन सा लॉग करा मैंने, एक एरर को, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, index.js में यहाँ पे मैंने क्लियर करा पहले, और क्लियर करने के बाद मैंने चला के देखा तो यहाँ इसने क्या दिया, नल दे दिया। नल इन द सेंस क्योंकि कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप इसको sample.txt को अगर खोल के देखोगे तो इसमें देखो न्यू डेटा लिखा गया, मतलब जो टेक्स्ट थी वो यहाँ पे टेक्स्ट ओवरराइट हो गया। ये होता है राइट फाइल ऑपरेशन। अब लेट्स सपोज इसके अंदर कोई ऐसी फाइल है जो है ही नहीं अवेलेबल, जैसे मैंने लिखा sample2। अब sample2 तो अवेलेबल नहीं है इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने क्या करा, एक sample2 फाइल बनाई और उसके अंदर डेटा ऐड कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हमारा राइट फाइल ऑपरेशन काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपेंड करने पे। अपेंड का काम होता है कि अगर लेट्स सपोज मुझे कोई नया डेटा ऐड करना है, दैट इज मींस एक मुझे नया डेटा अपेंड करना है, अपेंड, ठीक है। अभी जैसे कि मैं अभी अगर इसको Ctrl Z कर देता हूँ तो मेरे पास आई थिंक ठीक है, हमारे पास ये सारा इतना सारा डेटा है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये तो है मेरा sample2 के अंदर, तो मैं इसको वापस से न्यू डेटा ही रख देता हूँ और सैंपल के अंदर चलते हैं। सैंपल के अंदर जैसे न्यू डेटा है, राइट, तो मैं न्यू डेटा के साथ एक नया लाइन अपेंड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ नई चीजें ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, अगेन fs.append फाइल। अपेंड फाइल कैसे काम करता है, अपेंड फाइल के अंदर आप पहले फाइल बताओगे कि इसमें डेटा ऐड करना है। अगर वही अगेन अगर इसमें भी नहीं होगा तो ये बना देगा, ठीक है। जैसे कि sample.txt ऑब्वियसली अपेंड करे इन द सेंस कि आपके पास पहले से एक फाइल है उसके अंदर नया डेटा ऐड करना है, तो ऑब्वियसली वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो sample.txt साथ में आपको बताना पड़ेगा कि क्या नया डेटा है मुझे ऐड करना है। दिस इज न्यू लाइन टू शो दैट न्यू डेटा इज हियर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके साथ में यहाँ पे थर्ड चीज जो रहेगी दैट विल बी अ कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन में क्या होगा, यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया अगेन एरर। अगर एरर होगा तो उसको हम थ्रो कर देंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इफ एरर थ्रो एरर, ठीक है। बट इसको यहाँ पे थोड़ा कोट्स के अंदर लिखते हैं, इफ एरर थ्रो एरर। तो कुछ इस तरीके से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। आप देखना चाहते हैं, आप इसको चलाएंगे नोड index.js को, तो आप देखोगे sample.txt के अंदर एक देखो नई लाइन आ गई, यहाँ पे दिस इज अ न्यू लाइन टू शो दैट दिस इज अ न्यू डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप /n लगा दोगे तो अब क्या होगी, एक नई लाइन होगी, बट वो /n का मतलब हो जाएगा नेक्स्ट लाइन के अंदर ऐड होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जैसे मैंने यहाँ पे चला दिया तो देखो यहाँ पे एक नई लाइन बनी और इसके अंदर वो लाइन ऐड हो चुकी है। इसको बोलते हैं कि कैसे आप यूजिंग fs मॉड्यूल एक नई फाइल के अंदर नए डेटा को कैसे ऐड करोगे, इसको बोलते हैं अपेंड फाइल, ठीक है। अब लास्ट होता है दैट इज आवर अनलिंक फाइल। अनलिंक अनलिंक काम कैसे करता है, अनलिंक काम करता है कि आपको इसमें फाइल बतानी है कि कौन सी फाइल को डिलीट करना है। डिलीट के लिए काम करता है, जैसे कि मैं इसके अंदर बता देता हूँ sample2.txt, ठीक है। ऑब्वियसली हम ये fs मॉडल पढ़ने के बाद ना एक छोटा सा टूल बना के देखेंगे जो हमारे किसी काम आएगा, ठीक है। आप वो समझोगे कि ऑब्वियसली ये टूल जो है fs मॉडल से बन सकता है, उसी टूल को हम इसमें बना के देखेंगे, ठीक है। तो जो सीखते जाएंगे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में छोटे छोटे हम प्रोजेक्ट्स को बनाते रहेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ती रहे, ठीक है। अब sample2.txt है, उसके साथ में मैं क्या रखूंगा, एक कॉल बैक फंक्शन रखूंगा और यहाँ पे भी एक एरर रख देंगे। अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली वो दिख जाएगा, ठीक है। देखो जो मैं कोड कर रहा हूँ मैं बहुत फास्ट एंड गो कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ये रोज करता हूँ, ठीक है, मेरे लिए रोज का काम है। बट अगर आप इतनी जल्दी नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि आप सीख रहे हो, ठीक है। तो आप सीखो आराम से, वीडियो को पॉज कर करके देखो, और वीडियो को सिर्फ एक मूवी की तरह नहीं देखना, वीडियो को आप साथ में देखो, मतलब एक मोबाइल पे या फिर दूसरी स्क्रीन पे आप वीडियो को चलाओ और साथ में खुद कोड करो जो मैं कोड कर रहा हूँ। और उस जो मैं कोड जहाँ पे रोक देता हूँ या फिर जहाँ पे फाइल वीडियो खत्म हो जाती है उस टॉपिक को अब एडवांस वे में खुद जाके या फिर जो जो चीजें रह गई हैं या फिर वीडियो में जो चीज कवर नहीं हो पाई एफएस मॉडल, क्योंकि एफएस मॉडल बहुत ही बड़ा है, अगर रियलिटी देखा जाए तो बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, पर मैं वही कराऊंगा जो आप डेली यूज में रखोगे। बट ऐसे फंक्शंस भी हैं जो आप कभी कभी यूज कर सकते हो, तो आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हो और कुछ सीख सकते हो कि एफएस मॉडल से क्या प्रोजेक्ट बन सकते हैं। आप ये खुद चीजें ट्राई करो, अगर आप एक अच्छे डेवलपर बनना चाहते हो तो ये क्वालिटीज आपके अंदर आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, fs.unlink करा sample2.txt को और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन रख दिया। अब कॉल बैक फंक्शन के अंदर क्या डाल दिया मैंने, एरर डाल दिया। अगर कोई एरर होगा तो वो दिख जाएगा। अगेन मैं यहाँ पे ये लगा सकता हूँ इफ एरर थ्रो एरर, तो दैट्स टोटली ओके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अगर मैं इसको चला के देखता हूँ तो यहाँ पे क्या कर रहा है, नल दे रहा है, तो यहाँ पे देखोगे आप sample2.txt जो है वो यहाँ से हट चुकी है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा क्या काम करता है, एफएस मॉड्यूल काम करता है। अब ये जो हमने करा है ये पूरे के पूरे बेसिक्स फंक्शंस हैं। अब हम इसमें लास्ट में एक चीज देख लेते हैं जो हमारे एफएस मॉड्यूल को रैप अप करेगा, दैट इज एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ऑपरेशन। अब देखो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ऑपरेशन दोनों पे हमारा एफएस मॉड्यूल काम कर सकता है। अब पहले ये समझ लो कि एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस क्या होता है। जैसे कि अगर आप किसी दर्जी के पास जाते हो कुछ सामान सिलवाने या फिर कुछ काम करवाने, तो वहां पे होता क्या है कि वो आपको एक टाइम दे देता है कि 2 घंटे के लिए या फिर 2 घंटे बाद आना या फिर 2 दिन बाद आना। तो अब 2 दिन के लिए उसकी दुकान पे नहीं खड़े रहोगे, आप क्या करोगे, 2 दिन के लिए आप वहां से चले जाओगे, मतलब ऑब्वियसली आप उस 2 दिन के लिए वहां पे नहीं खड़े रहोगे, आप क्या करोगे, वहां चले जाओगे, अपना काम वाम करोगे, राइट। तो वो तो हो गया
एसिंक्रोनस काम कि अगर लेट्स सपोज मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई भी एक फंक्शन है जो ज्यादा टाइम ले रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उस फाइल को, उस फंक्शन को मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड में चलाऊंगा रादर देन कि मैं अपने पूरे कोड को वहां पर वेट कराऊं। ठीक है, ये तो होता है एसिंक्रोनस ऑपरेशन। एक होता है सिंक्रोनस ऑपरेशन कि मैं तो क्या हुआ, अटक गया दर्जी के पास कि भाई 2 दिन है, कोई बात नहीं, मैं 2 दिन यहीं बिस्तरा बिछा रहा हूं, पर मैं रुकूंगा यहीं पे जब तक तो मेरा काम नहीं करके देगा। ठीक है, तो ये होता है सिंक्रोनस और एक होता है एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस जो बैकग्राउंड में चलता रहता है, अगर वो टाइम लगा रहा है तो उसे जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड में चलाएगी। अब जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस सिंक्रोनस वो दोनों कर सकती है। अगर नॉर्मल कंसोल लॉग्स हैं तो वो सिंक्रोनस में आएंगे। अगर कहीं पे प्रोमिसेस आ गए, कहीं पे एपीआई कॉल्स आ गई, कोई बैकएंड लॉजिक्स आ गए, कोई आपका कहीं पे कुछ काम करना पड़ गया बैकएंड रिलेटेड या फिर कोई प्रॉमिस रिलेटेड या फिर कोई टाइम रिलेटेड, तो वो उसको क्या करेगा, बैकग्राउंड में चलाएगा रादर देन कि अपने पूरे कोड को, वो पूरे एग्जीक्यूशन को इस चीज के लिए रोके। तो ये होता है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। अब ऐसे ही जब आप फाइल के अंदर रीडिंग करते हो, राइटिंग करते हो, अपडेटिंग करते हो, पेंड करते हो, कुछ भी करते हो, तो वो आप सिंक्रोनस प्लस एसिंक्रोनस दोनों वे में कर सकते हैं। अभी मैं आपको रीडिंग करके दिखाऊंगा। जब सिंक्रोनस रीडिंग करते हो तो ये जो है ये एक आपके सर्वर के लिए एक गलत चीज है। रीजन बीइंग, देखो लेट्स सपोज अगर आपने गलती से 1 GB की फाइल, 1 GB की टेक्स्ट फाइल अगर आपने रीड करा दी अपने लाइव सर्वर पे जो प्रोडक्शन पे चल रहा है, तो आपका लाइव सर्वर अगर लेट्स सपोज वो 1 GB की फाइल को रीड करने बैठ गया, तो उसमें क्या लगेगा, लेट्स सपोज 10 मिनट लग गए, 5 मिनट लग गए, 2 मिनट लग गए, तो 2 मिनट के लिए जो आपका सर्वर है वो उसी चीज पे सिर्फ डेडिकेटेड होकर काम करेगा, वो और चीजों को देखेगा ही नहीं और कोडिंग लाइंस को वो काम पे नहीं लेके आएगा। तो वो है रीजन, क्योंकि आपने सिंक्रोनस परफॉर्मेंस वहां पे करी है। ठीक है, बट अगर वहीं पे एसिंक्रोनस होगा तो अगर वो डेटा ज्यादा है तो उसको क्या करेगा, उसको बैकग्राउंड में उसको रीड करता रहेगा, बट साइड बाय साइड दूसरे काम करता रहेगा। ये मैंने आपको Node.js के फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि Node.js जो है एक इवेंट लूप बेस्ड आर्किटेक्चर पे काम करता है। इवेंट लूप इन द सेंस कि जो भी इनपुट्स आ रहे हैं उन वो हर इनपुट्स पे थोड़ा थोड़ा एक एक करके काम करता रहेगा रेदर देन कि एक इनपुट को पकड़ के रखे। नहीं, मल्टीपल फंक्शंस आ रहे हैं, मल्टीपल एपीआई कॉल्स हो रही हैं, वो कोई बात नहीं, वो हर एक को क्या करेगा, हैंडल करेगा। और मैंने आपको दूसरी चीज बताई थी कि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज होने के बाद भी वो मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज का काम इसलिए कर पाती है क्योंकि वो एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को हैंडल करती है। ठीक है, तो ये तो हो गई ज्ञान की बात। अब हम इसको करके देखते हैं कि एसिंक्रोनस प्लस सिंक्रोनस काम कैसे करेगा। ठीक है, देखो अब ये जो एसिंक्रोनस है या फिर सिंक्रोनस है उस पर देखते हैं। एसिंक्रोनस जैसे कि आपने अभी fs.read फाइल जो आपने लिखा था ना, ये आपका एसिंक्रोनस के अंदर आता है, और एक होता है रीड फाइल सिंक फंक्शन होता है एक fs के अंदर, ये आपका सिंक्रोनस के अंदर आता है। तो मैंने यहाँ पे जस्ट लिख दिया fs.read फाइल जो कि आप अभी करके आए हो। ठीक है, तो ये तो किसका था, ये एक एसिंक्रोनस वे था रीडिंग करने का। ठीक है, मैंने ./sample.txt रख दिया। ठीक है, और साथ में मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, अगेन मैंने आपको बताया था UTF-8 रखना है, UTF-8 रख दो, और साथ में एक क्या देना होता है, कॉलबैक फंक्शन, इसके अंदर क्या रहता है, एरर और डेटा। तो अगर कोई डेटा होगा तो प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, console log डेटा रख देते हैं। अब इंडिकेट करने के लिए कि क्या ये एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में चल रहा है वो चेक करने के लिए अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कुछ एक सिग्नल लाइंस लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया console.log hello1, और मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं लगा देता हूँ ताकि ये अलग से चमक जाए। ठीक है, hello1 आ गया, और मैंने hello1 एक hello2 लिखूंगा। मैं कहाँ पे लिखूंगा, रीड फाइल होने के बाद, तो पता लग जाना चाहिए। अगर ये देखो बड़ी फाइल है, मैं अभी बताता हूँ कैसे बड़ी होगी ये फाइल। अब कुछ नहीं करना, आपको एक कॉपी करना है और इसको ज्यादा लिखते रहना है। ठीक है, पेस्ट कर दिया। अभी आप कॉपी करो, इसी टेक्स्ट को इंक्रीज कर दो ना, कितना सारा डेटा हो गया, कॉपी करेंगे, पेस्ट, कॉपी पेस्ट करा, देखो कितना सारा डेटा यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है। मैं यहाँ पे देखो कितना सारा डेटा क्या कर दिया, यहाँ पे इंक्रीज करते हैं, आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो। ठीक है, इतना सारा डेटा, अब इसको क्या करना है, एक एक लाइन को यहाँ पे रीड करना है, इतने सारे डेटा को यहाँ पे रीड करना है, तो ऑब्वियसली इट विल टेक अ टाइम। ठीक है, अब ये टाइम लेगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हो console log hello1 मैंने यहाँ प्रिंट कराया, फिर hello2 प्रिंट कराया, बट रीड फाइल के होने के बाद प्रिंट करा रहा हूँ hello2। तो देखते हैं कि कैसे ये डेटा को यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, अपने टर्मिनल को एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने टर्मिनल को यहाँ पर ओपन कर लिया, मैंने node-index.js चलाया, ये देखो ये फाइल को रीड कर रहा है। पर जब ये फाइल को रीड कर रहा था, क्या आपको कहीं पे लास्ट में देखो hello2 दिख रहा है, मतलब कि अगर hello2 लास्ट में नहीं दिख रहा था, इन द सेंस hello और hello1 वो पहले ही चल चुके हैं। अब इसलिए इतना सारा टर्मिनल पे डेटा नहीं दिखाता, वो एक लिमिटेशन होती है टर्मिनल पे कितना डेटा दिखाएगा। डेटा बहुत सारा है पर टर्मिनल पे नहीं दिखा रहा। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा डेटा, मतलब आधा डेटा हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, आई थिंक बहुत सारा है, तो हम एक काम करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड करा, ये देखो यहाँ पर ये कुछ 2000 पे आगे लाइन, 2000 लाइन है। ठीक है, अब हम फिर से रीड करते हैं, फिर से हमने नोड इंडेक्स डॉट चलाया, देखो क्या आपको लास्ट में hello2 दिख रहा है, नहीं, आपको पहले ही hello1 hello2 दिख जाना चाहिए। फिर से अगेन नहीं आ रहा, रीजन लिमिटेशन। ठीक है, एक काम करते हैं, डेटा को थोड़ा कम कर देते हैं। मैंने डेटा को यहाँ पे कम करा और index.js मैंने चलाया, देखो अब शायद आ जाना चाहिए। टर्मिनल पे लिमिटेशंस होती है ना, कितना डेटा आएगा कितना नहीं आएगा। ओह अगेन कोई बात नहीं, लाइन थोड़ी कम कर देते हैं ताकि डेटा रीड कर पाए। देन क्लियर करेंगे नोड index.js, हाँ देखो hello1 और hello2 देखो इसने पहले ही चला दिया, क्योंकि इसको पता है कि रीड फाइल में थोड़ा टाइम लगेगा रीडिंग करने में, तो ये रीडिंग को एक बैकग्राउंड में चला रहा है, ना कि उसको प्राइमरी वे में रख रहा है। मतलब कि ऐसे नहीं कि पहले hello1 आया, फिर रीडिंग
करी फिर हेलो टू नहीं, हेलो 1 हेलो 2 फिर रीड फाइल, मतलब कि रीड फाइल का जो काम है वो बैकग्राउंड में चल रहा है, वो बैकग्राउंड में चलता रह रहा है, रीडिंग होती जा रही है और जैसे डेटा आ जाता है उसको टर्मिनल पे दिखा देता है। ये होता है एसिंक्रोनस वे। अब अगर सिंक्रोनस वे देखोगे तो रीड फाइल की जगह पे लगाना होता है आपको रीड फाइल सिंक ऑपरेशन, ठीक है। अगेन इसके अंदर भी ये सेम ही रहता है ये, और इसके अंदर भी UTF-8 रहेगा, बट साथ में ना ये जो कॉल बैक फंक्शन है ना ये आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो fs.readFileSync कैसे काम करता है, इसके अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा, लेट डेटा इक्वल्स टू fs.readFileSync, और आप यहाँ पे क्या करोगे, कंसोल लॉग कर दोगे डेटा को, ठीक है। तो कंसोल लॉग करा मैंने यहाँ पे डेटा को, यहाँ पे डेटा क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो कंसोल हो जाएगा, देखना चाहते हैं आप यहाँ पे क्या करिए देख। पर इसमें होगा क्या कि पहले हेलो 1 चलेगा, फिर रीडिंग होगी, फिर हेलो 2 प्रिंट होगा, ठीक है। इसमें ये प्रोसेस होगा, तो इसको भी देख लेते हैं। क्लियर करा मैंने, नॉट इंडेक्स देखो हेलो 2 कहाँ प्रिंट हो रहा है, लास्ट में, तो ये इंडिकेट करता है कि ये सिंक्रोनस वे में चल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको जो रिकमेंड कर रहा हूँ वो ये है कि आपको कोड को एसिंक्रोनस वे में चलाना है, ना कि सिंक्रोनस वे में। सिंक्रोनस वे में चलाओगे, सिंक्रोनस वे में कोडिंग करोगे, आपका कोड वहां पे अटकेगा, rather than कि वो अटके, इससे अच्छा बेटर है कि एसिंक्रोनस चलाइए, ठीक है। सो नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं एफएस के, जाइए खुद वो रिसर्च करिए, खुद पढ़िए, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी आती पढ़ते टाइम तो आप कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस करूंगा। अगर बड़ी प्रॉब्लम होगी तो, नहीं बड़ी प्रॉब्लम होगी तो, छोटी प्रॉब्लम होगी तो मैं वहीं पे वहीं निपटा दूंगा आपको आंसर देके, ओके। अगेन अगर आपको मेरे से पर्सनल मेंटरशिप लेनी है, पर्सनली ट्रेन होना है चीजों पे, फुल स्टैक डेवलपमेंट रियलिटी होती क्या है, पर्सनली 1-on-1 कनेक्शन के साथ, जाइए उस कोर्स को भरिए, उस फॉर्म को भरिए, मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं, और कोर्स फीस ज्यादा नहीं है, इसको दिमाग से निकाल देना, ओके। नाउ यू गो, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।